गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आराम से अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो खैर, आज हम शुरू करते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संविधान। काफी बार सुना भी होगा डिबेट्स वगैरह में, न्यूज चैनल्स में, भारतीय संविधान के बारे में कि आज ये ऐसा लॉ निकला है और इससे हमारे जो संविधान का ये रूल टूटा है या फिर ये टूटा है, या फिर अभी सेक्शन 375 का भी आया था, तो वो भी सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो लिखा था जिसमें चेंजेस हुए थे, है ना? तो बेसिकली है क्या? तो मतलब इसको समझने के लिए चलो पहले फुटबॉल, ये मजेदार मजेदार सी पिक्चर है ना, ये देखो ये बच्चे देखिए, पहले तो ये टीम थोड़ा अपना शुरुआत में जो करते हैं ना, या देखो फुटबॉल के बारे में मुझे बेसिकली इतना नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है कि टीम्स ऐसे करती है जैसे इस पिक्चर में दिखाया है ना। तो तुम लोग भी खेलते होंगे फुटबॉल एंड ऑल दैट, तो ऐसे करते होंगे। और देखो इस दूसरी मैच में बच्चे खेल रहे हैं। तो एक फुटबॉल एक गेम है, ठीक है। तो फुटबॉल खेलने के भी तो कुछ नियम होते हैं ना, मतलब कुछ रूल्स होते हैं जिससे हम फुटबॉल खेलेंगे। मतलब कि एक टीम में इतने प्लेयर होंगे, खेल से पहले ऐसा करेंगे और खेल के बाद ऐसा करेंगे, लूजिंग टीम ये करेगी, विनिंग टीम ये करेगी, मतलब ऐसे कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो फुटबॉल में मान लो अब भैया मैं सारे रूल्स खत्म कर दिए, ठीक है। मैंने मतलब मेरा मन में आया कि मैं भी नहीं करूंगी, तो मतलब लोगों के जो मन में आएगा वो करेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ देखो ये बेचारा रूल तोड़ रहा है, देखो चीटिंग कर रहे हैं ना, देखो हाथ इसने लंबे कर दिए और यहीं से बास्केट कर दिया, है ना। तो बेसिकली मैं क्या कह रही हूँ कि अगर हम मान लो अब फुटबॉल खेल रहे हैं ना, और अब ये रूल तोड़ दिया कि भाई फुटबॉल को खूब आप तुम हाथ में ले रहे हैं प्लेयर्स, तो ये फुटबॉल की जगह बास्केटबॉल नहीं बन जाएगा? मतलब कि अगर फुटबॉल का ये रूल होता है ना कि देखो कोई भी जो फुटबॉल है वो अपने हाथ में नहीं लेगा, हम सिर्फ पैरों से उसको पास कर सकते हैं। तो मान लो अब कोई हाथों में लेके भाई सब खेलने लग गया कि नहीं मैं तो हाथ में लेके खेलूंगा, तो भाई ये तो फिर फुटबॉल थोड़ी रहेगा, है ना। कि फुटबॉल थोड़ी रह जाएगा, ये तो फिर बास्केटबॉल टाइप बन जाएगा कुछ। तो हम लेकिन हमें तो फुटबॉल चाहिए। तो बेसिकली फुटबॉल को फुटबॉल क्या बनाता है, उसके रूल्स बनाते हैं। बास्केटबॉल के अपने अलग रूल्स हैं, फुटबॉल के अपने अलग रूल्स हैं। तो ऐसे में ऐसे ही मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है कुछ कुछ। मतलब कि एक कंट्री के जितने भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, आइडियल्स होते हैं, जो कुछ भी होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। तो जैसे एक गेम है, उसके रूल्स होते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करो तो गेम गेम थोड़ी रहेगा, वो तो कुछ और ही बन जाएगा। ऐसे ही एक कंट्री को प्रॉपरली गवर्न करने के लिए हमें कुछ रूल्स की जरूरत होती है, और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं, ठीक है। तो देखो, तो इन सारे गेम्स के कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ ना कुछ रूल्स हैं, राइट। तो देखो, हमारे जैसे कि इन गेम्स के कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे रूल्स और प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स इन द सेंस मीन्स रूल्स लगा लो जो हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स हाउ द कंट्री विल बी गवर्न एंड बाय। तो जैसे गेम में बताते हैं ना कि एक कैप्टन होगा, ठीक है। एक कैप्टन होगा और फिर उसके प्लेयर्स होंगे, प्लेयर्स को कैप्टन की बात माननी पड़ेगी, राइट। तो अगर प्लेयर्स, और ऐसे ही अगर हम एम्पायर की बात करें तो एक एम्पायर होगा जो बताएगा कि गोल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मतलब ऐसे कुछ रूल्स होते हैं, है ना। ऐसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, वो भी हमें यही सब बताते हैं कंट्री के बारे में कि भाई कंट्री को गवर्न कौन करेगा, गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होगी या कैसे आएगी, और गवर्नमेंट को चलाएगा कौन, उसका हेड कौन होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है। और देखो, और ये है, देखो ये सुंदर सी जो किताब है ना, ये है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पन्ना, प्रियम्बल। तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ये सारी बात होती है। अब देखो ये क्या लिखा है, इट ऑल्सो टेल्स हाउ द पावर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब कि पावर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, तो मतलब कि देखो फुटबॉल के खेल में भी तो पावर्स होती है ना कुछ, की कैप्टन के पास ये पावर्स है, प्लेयर्स के पास ये पावर्स है, और एम्पायर के पास ये पावर्स है, राइट। तो ऐसे ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो भी पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है कि देखो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास इतनी पावर होगी, पार्लियामेंट के पास इतनी पावर, और सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है। तो पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है।
जैसे कि एक फुटबॉल के गेम में हमारे वो फुटबॉल के रूल्स ही तो डिसाइड करते हैं ना कि एम्पायर को कितनी पावर है, प्लेयर्स को कितनी पावर है, कैप्टन को कितनी पावर है। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन भी ये डिसाइड करता है कि कितनी पावर किसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, राइट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट ऑल्सो मेंशंस फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। अब यार जैसे फुटबॉल के गेम में ये थोड़ी है कि तुमने जब मन में आया, मतलब मान लो मेरे को गुस्सा आ गया अचानक से, मैं फुटबॉल खेल रही हूँ और किसी बंदे ने मुझसे फुटबॉल मतलब छीन ली और मेरे को आया झाल और मैंने एक खींच के मारा उसके। तो अब ये कोई रूल थोड़ी है, ऑब्वियसली मेरे को इसके लिए पनिश किया जाएगा, एम्पायर मुझे वार्निंग देगा कि तुम ऐसे बिहेवियर नहीं कर सकते, राइट। ऐसा मतलब मेरी फुटबॉल खेल रही हूँ मैं अगर, तो मेरी मेरी कुछ ड्यूटीज है जो मुझे निभानी पड़ेंगी बीइंग अ गुड प्लेयर। एक गुड प्लेयर की निशानी क्या होती है कि वो हार जीत में सेम रहेगा, किसी को मारा पीट नहीं होगी, राइट। ऐसे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें हमारी एक तो फंडामेंटल राइट्स, देखो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली क्या है कि मैं किसी दूसरे प्लेयर को मार नहीं सकती, तो ये उस प्लेयर की राइट है। मतलब और ये हम मतलब हमारी एम्पायर की राइट है कि अगर कोई प्लेयर कुछ गलत कर रहा है तो वो उसको बताए। तो वैसे ही हमारे सिटीजन्स की, किसी कंट्री के सिटीजन्स की भी कुछ राइट्स होती हैं, है ना। और वो राइट्स उसको मिलती है ताकि वो उसके पास मतलब कुछ पावर्स आ जाती हैं कि हाँ वो ये कर सकता है और इसको ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर एम्पायर को कोई डिसीजन लेने से रोकता है तो ऑब्वियसली उसको गेम से निकाल देते हैं। ऐसे ही कोई भी किसी की फंडामेंटल राइट के साथ खिलवाड़ नहीं करता। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और क्या है, एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, वही कि गेम खेलते वक्त हमारी कुछ ड्यूटीज होती हैं, है ना। बीइंग अ प्लेयर हमारी कुछ ड्यूटीज होती हैं। अब हमसे कोई कहता नहीं है कि इनको फॉलो करो, लेकिन हमको पता है कि हमारी ड्यूटीज है और ये हमें निभानी है। अगर हम नहीं निभाएंगे तो ऑब्वियसली फिर हमें जनता भी गुस्सा करेगी, हमारे वो एम्पायर भी गुस्सा करेगा। तो ऑब्वियसली ऐसे ही ना हमारा जो, जैसे फुटबॉल के रूल्स में ये भी होता है कि प्लेयर्स को कैसे बिहेव करना है, राइट। और किस किस की क्या क्या पावर्स है, वैसे ही कि क्या क्या राइट्स हैं, वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि लोगों के पास क्या क्या राइट्स होंगी और उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं उनके नेशन की तरफ। तो एक तरीके से जैसे गेम की रूल बुक होती है ना, वैसे ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये हमारी रूल बुक है। हम इंडिया के, मान लो इंडिया के सिटीजन्स हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो इंडिया में क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है, क्या क्या हमारी फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज हैं, ये सब इसमें लिखा है और ये सब हमें फॉलो करना होता है बीइंग गुड सिटीजन, राइट। अब क्या होता है, अब देखो इसमें मैंने एक डेफिनेशन लेके है कि अ रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सच रूल्स, वैसे रूल्स जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़े थे कि फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, कैसे एक सिटीजन को बिहेव करना चाहिए, कैसे हमारे पास कैसे कैसे रूल्स है, कैसी गवर्नमेंट है, कैसी गवर्नमेंट होगी, कैसे वो गवर्नमेंट इलेक्ट होगी, इलेक्शंस है कि कोई मोनार्की है, क्या है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। तो एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें ये सारे रूल्स हो, आइडियल्स हो, ये सब कुछ लिखा हो, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। देखो जैसे कि ये पिक्चर है ना, कलम कलम रूल्स लिख रही है। तो हमने पहले तो रूल्स बनाए, फिर उनको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा और फिर हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल, कलम उठाओ, रूल्स लिखो और उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं हम? इसी टाइप के डॉक्यूमेंट को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बस क्या होता है कि इस बुक में जो भी कुछ लिखा होगा वो लीगल होगा। मतलब कि तुम उसे तोड़ नहीं सकते, तुम उसे बदल नहीं सकते, तुम्हें उसे फॉलो करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है वो हमें हमें करना होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, अगर हमने किसी फ्रीडम के साथ किसी की और की राइट टू फ्रीडम के साथ खिलवाड़ किया तो हमें सजा मिलेगी। तो राइट, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एक कंट्री की पहचान मान लो कॉन्स्टिट्यूशन है कि भाई कंट्री कैसी है, ये हमें किससे पता चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आगे बात करते हैं, तो हमने पढ़ा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। हमने पढ़ा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है ऐसा, इस पे हम रूल्स लिखते हैं जिनको सब फॉलो करते हैं और इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं आगे कि हमें आखिर यार कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्यों? भाई जरूरत क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन की? इतनी मोटी सी किताब लिखो, उसमें सारे रूल्स लिखो, रेगुलेशंस लिखो, मतलब क्यों जरूरत क्या है इसकी? तो देखो अब हम पढ़ते हैं कि इसकी जरूरत क्या है, मतलब हमें ये क्यों चाहिए, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहली बात तो यार देखो, मतलब तुम एक फैक्ट समझो, तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में भी ये लाइन है कि हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, लेकिन आजकल फिर भी कंट्रीज एक कॉन्स्टिट्यूशन रखती हैं।
वाई? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें किसी भी, अगर मान लो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, ठीक है, तो फिर तो जिसके जो मन में आता वो करता। अब एटलीस्ट हमारे पास एक डॉक्यूमेंट तो है कि हाँ भाई इसमें ये लिखा है और इसे कोई वॉयलेट नहीं कर सकता क्योंकि ये लीगल है। ये एक कंट्री की पहचान है। अगर हमें जो भी फंडामेंटल, मतलब तुम ये समझ लो कि तुम्हारे पास जो भी राइट्स है, ठीक है, जो भी राइट्स है, तुम्हारी जो भी ड्यूटीज है, वो सब तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। और उनकी सेफ्टी भी कौन लेता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो तुम्हारी राइट्स को प्रोटेक्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन करता है और उन्हें देता भी कॉन्स्टिट्यूशन है। दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज बहुत इंपॉर्टेंट। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो होती है ना, उनमें ऑलमोस्ट, मतलब सब में कॉन्स्टिट्यूशन होता ही होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जहाँ पे जैसे मोनार्की है या फिर मतलब कुछ मोनार्की हो गई या डिक्टेटरशिप हो गई, तो वहाँ जरूरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन हो। लेकिन एक डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उसकी नीड भी होती है। तो क्यों होती है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसकी नीड क्या है। तो सबसे पहले हम नीड 1 के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो यार, सबसे पहली बात तो हम कुछ रूल्स बनाते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री, अब तुम्हें पता ही है कि कंट्री में बहुत तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा इंडिया ही ले लो यार, कितने तरीके के, मतलब कितने सारे लोग होते हैं और वो भी अलग अलग कम्युनिटीज के। कोई पंजाबी है, कोई राजस्थानी है, कोई सिख है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है। और ऐसे मतलब वो भी चलो छोड़ो, बट फिर भी यार, मतलब जैसे तुम हो, तुम्हारी फैमिली है, ठीक है। अब मान लो यार रात में तुम्हारा कुछ खाने का मन करे मीठे का, ठीक है। तो तुम लोगों ने डिसाइड किया कि यार मीठा खाएंगे। तो अब देखो मम्मी का क्या पता मन कर रहा हो कि यार भाई आज तो रात का चलते यार मीठा नहीं होता। एक सेकंड यार, मीठे के नाम मुझे इतने हैं। अच्छा मान लो, चलो मम्मी को तो गुलाब जामुन खाना है, ठीक है। तुम्हें आइसक्रीम खानी है, ठीक है। और मतलब तुम्हारा कोई भाई बहन है, उसे कुछ और खाना है, पापा को कुछ और खाना है। तो भाई एक घर में कितनी डिश सिमिलैरिटी है। तो तुम बहुत सोचोगे समझोगे और एंड में किसी ऐसी चीज पे आएगी, जो किसी ऐसी मिठाई पे आओगे जो सबको खाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रसगुल्ला है, तो रसगुल्ला तुम सबको पसंद है, तो तुम रसगुल्ला ले आओगे और भाई मैटर सॉल्व। तो ऐसे ही ना, एक कंट्री में बहुत तरह तरीके के लोग होते हैं। सबका अपना अपना माइंडसेट होता है, सबकी अपनी अपनी, मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक सिचुएशन में सबकी अपनी अलग अलग राय होती है, अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। तो ऐसे में यार डिसीजन लेना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, किस किस की सुने। हर कोई अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली क्या काम होता है कि वो कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे आइडियल्स दे जो सब फॉलो कर सके। देखो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि देखो, अब तुम्हें तो पता ही है कि हमारे इंडिया में वेपन्स रखना, कैरी करना विदाउट एनी लाइसेंस इस, मतलब परमिट नहीं किया जाता। नॉर्मल लोग तो रख भी नहीं सकते, जिनको अलाउड है वो बेसिकली आर्मी वगैरह के, पुलिस वगैरह के होते हैं, उनके पास वेपन्स होते हैं। पर नॉर्मल लोगों को बिना लाइसेंस वगैरह के वेपन्स रखना अलाउड नहीं है, फॉर सेफ्टी पर्पसेस। लेकिन तुम्हें पता है जो हमारे सिख लोग होते हैं ना, सिख भाई बंधु होते हैं, इनको क्या होता है, देखो अब जैसे ये बच्चा कह रहा है कि वी शुड नॉट कैरी वेपन्स विद अस, हमें हथियार अपने साथ नहीं रखने चाहिए। भाई गलत क्या बात है, सही कह रहा है, भाई सेफ्टी की बात है। लेकिन यार अब तुम इसकी देखो, अब ये बेचारा हमारा एक सिख भाई है, ठीक है। तो इनके, मतलब सिख धर्म में क्या होता है कि तरबान, मतलब तरबान बेसिकली एक छोटा सा चक्कू टाइप होता है। मतलब चक्कू तो नहीं, डैगर, डैगर कहते हैं, डैगर कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो मतलब एक छोटा सा, मतलब बिल्कुल नाइफ होता है, ठीक है। और वो एक, मतलब उसका वो जिस तलवार की म्यान होती है ना, वैसे उस डैगर की एक म्यान होती है, उसमें वो रखते हैं, मतलब एक सिंबल की तरह वो कैरी करते हैं उसको, तरबान को। तो यार अब एक बात बताओ, चलो हम तो वेपन्स नहीं रखेंगे, बट यार इन लोगों की तो रिलीजियस फीलिंग्स के हिसाब से ये लोग रखते हैं, इनकी रिलीजन में है कि हम, मतलब हमें एक तरबान कैरी करना है, कह रहे हैं ना कि बट एज पर आर रिलीजन वी हैव टू कैरी अ तरबान, ठीक है। तो अब हम क्या करें यार, अब तो दिक्कत हो गई। एक लोग, मतलब हम तो कह रहे हैं कि वेपन्स नहीं रखना, लेकिन यार दूसरे का भी तो रिलीजन है, उनका भी तो कुछ मान्यता है। मतलब वो ये नहीं है कि तरबान किसी को कुछ मार धाड़ के लिए यूज करना है, नहीं, जस्ट फॉर अ सिंबल दे कीप इट, क्योंकि ये उनका एक रिलीजियस बिलीफ है। तो यार अब हम उनकी सेंटिमेंट्स को हर्ट तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए ऐसे में अब आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या करता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। अब देखो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ साफ मेंशन्ड है कि कोई भी हथियार नहीं रख सकता विदाउट लाइसेंस। लेकिन जो सिख कम्युनिटी है, जो सिख लोग हैं, उनको अलाउड है कि वो एक तरबान कैरी कर सकते हैं एज अ सिंबल। उसे यूज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ वो उसे एज अ सिंबल यूज करेंगे क्योंकि वो उनके रिलीजन में है। तो ऐसे अब उनका भी काम हो गया, हमारा भी काम हो गया, उनकी सेंटिमेंट्स भी हर्ट नहीं हुई और सबका काम हो गया। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ ऐसे आइडियल्स और ऐसे रूल्स लाए जो
एक कंट्री में हर कोई फॉलो कर सके, किसी को भी उस रूल से प्रॉब्लम ना हो, और भाई सबका भला हो, तुम्हारा भी भला हो, मेरा भी भला हो, सबका भला हो। तो दैट्स इम्पोर्टेंट। अब देखो, अब अगली नीड देखते हैं कि नेक्स्ट नीड क्या है। देखो, अब सबसे पहले यार एक स्टोरी से सुन लेते हैं। वैसे तो ये नेपाल इशू के बारे में, बट नेपाल इशू के बारे में बाद में आते हैं। देखो, मान लो कि कोई देश है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा देश है, और भाई साहब वहां का राजा बहुत गंदा है, बहुत गंदा। और अब देखो ये क्या कह रहा है, बर्न देम ऑल, मतलब उन सबको जला दो, मतलब भाई साहब तुम्हारी जो बात नहीं माने उन सबको जला दो। तो इस राजा ने क्या कहा, कुछ लोग आए बेचारे, उनको कुछ प्रॉब्लम थी, राजा को अच्छा नहीं लगा, तो उसने कहा भाई इन सबको जला दो, मुझे इनकी बात अच्छी नहीं लगी। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे है मोनार्की, मतलब एक मोनार्क ऐसा होगा, एक किंग या क्वीन ऐसी होगी, मतलब एक मोनार्क होगा, एक हेड होगा, जिसके हिसाब से चीजें चलेंगी। ठीक है, वो चाहे जो मन में आए करे, उसको कोई कुछ कह नहीं सकता। अब उसको कोई बात पसंद नहीं आई तो उसने सर कटवा दिया, किसी का गला कटवा दिया, किसी को कुछ कर दिया। अब लोग बेचारे बेचारे प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। मतलब अब मान लो कोई भूखा है, किसी ने 10-5 दिन से रोटियां नहीं खाई, खाना नहीं खाया, तो अब वो मोनार्क के पास आएगा कि यार मेरे को तो कुछ एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए आप, हमारे घर में खाना नहीं है। और मोनार्क को बात अच्छी नहीं लगी, तो भाई वो तो उसे मार ही देगा। हद हो गई। मतलब यार, एक तो वो बेचारा इंसान तुमसे मदद लेने आए क्योंकि तुम हेड हो। मोनार्क किसी भी, मतलब अगर किसी जगह पे मोनार्की है तो मोनार्क वहां का हेड होगा, वो जो मन में आए वो करे। अब मोनार्क मान लो बुरा निकले तो वहां के लोगों का तो हाल बेहाल, मतलब वो तो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते। तो अब जैसे हमारे भी हुआ था कि हम पर ब्रिटिशर्स राज करे थे, तो उनका जो मन में आता करते थे। उसके बाद क्या हुआ, मान लो अब उस कंट्री में भी यही हाल था। तो जैसे हमारे इंडिया में हुआ ना कि हमने फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा और आखिर में हमें फ्रीडम मिल गई, ऐसे ही क्या किया इन लोगों ने भी लड़ाई छेड़ दी कि भाई ये तो अनफेयर है, आप जो कह रहे हो ना उन सबको जला दो, ऐसे कैसे जला दो, तुम्हें किसने कहा कि तुम किसी की जान ले सकते हो क्योंकि तुम्हें उसकी बात अच्छी नहीं लगी। तो भाई इन लोगों ने तो झंडा उठा लिया कि भाई अनफेयर है और हम इसके खिलाफ हैं। तो बहुत साल ये लोग लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, और आखिरकार इन्हें इंडिपेंडेंस मिल गई। ये तो अब इन्हें इंडिपेंडेंस मिल गई, इन्हें मोनार्क से छुटकारा मिल गया। तो अब भैया मोनार्क जी बाय बाय। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब अनफेयर मीन्स खत्म, मोनार्की खत्म, और अब ये लोग फ्री हैं। नाउ दे आर अ डेमोक्रेसी। तो नेपाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था कि 1990 से पहले, मतलब 19 मतलब देखो 1990 एक साल है, इम्पोर्टेंट ईयर है कि, तो वैसे कि 1990 में, एक सेकेंड, 1990 एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट ईयर है। एक्चुअली हुआ क्या था कि उस मतलब बहुत सालों से नेपाल हमारा जो नेबरिंग कंट्री है ना, मतलब जैसे मान लो ये जम्मू कश्मीर है, देखो मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ये जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पे जो है ना उत्तराखंड के साइड में, ठीक है, मतलब उत्तराखंड से भी नीचे थोड़ा और चले जाओ, मतलब उत्तर प्रदेश टाइप, मतलब बिल्कुल इधर जो एरिया है ना, एक जगह तो नेपाल है, एक भूटान है, तो इनमें से जहाँ जो दो कंट्रीज है ना, मतलब नेपाल इधर है, ठीक है, ये नेपाल है हमारा, ठीक है। तो अब ये जो नेपाल है ये हमारा इंडिया का नेबर है, ठीक है, तो ये इंडिया का नेबर है। तो अब यहाँ पे क्या होता था कि पहले यहाँ पे एक मोनार्की थी, मतलब एक मोनार्क होता था, एक किंग, एक मतलब एक मोनार्क होता था जो इनको रूल करता था, ठीक है। तो अब इन लोगों को यार ऑब्वियसली उनको पसंद नहीं आया कि देखो हमारे साथ यार अनफेयर मीन्स, ऑब्वियसली उन मोनार्क्स ने भी कुछ अनफेयर मीन्स लिए होंगे, तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो इन लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, उस मोनार्क के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, और ये बहुत सालों तक लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, और आखिरकार जाके, मतलब पूरी खून पसीने की मेहनत के बाद जाके 2008 में इन लोगों को क्या हुआ, मोनार्की से आज़ादी मिल गई, मतलब मोनार्की बाय बाय। और इन्होंने क्या किया, डेमोक्रेसी, हम अपने देश में डेमोक्रेसी को लागू कर दिया, ठीक है। तो अब बेसिकली मैंने स्टोरी से क्या समझाना चाह रही हूँ तुम्हें कि देखो, सबसे पहले वहां पर मोनार्की थी, तो मोनार्की में भी उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन तो था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी उनके, लेकिन मोनार्क को बहुत ज्यादा पावर्स थी, वो अत्याचार करता होगा, तो लोगों ने ऑब्वियसली उसका विरोध किया, राइट। तो अब उसका विरोध किया, उसके बाद फिर बहुत सारी लड़ाई लड़ी, फिर आखिरकार 2008 में जाके उनको मिली आज़ादी। आज़ादी मिलने के बाद अब भाई
देखो जो पुराना वाला कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी वो तो मोनार्की थी, तो ऑब्वियसली सारे रूल्स, सारे आइडियल्स, सारी रेगुलेशंस, जितनी भी सारी चीज़ थी वो ऑब्वियसली मोनार्की के हिसाब से होंगी। लेकिन अब तो यार वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई ना, तो डेमोक्रेसी आने के बाद तुम वो मोनार्की वाला कॉन्स्टिट्यूशन तो यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या हुआ, फिर इन लोगों ने अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया जो डेमोक्रेसी पे बेस्ड था। ठीक है, मतलब और हाँ यार, इस डायग्राम को थोड़ा इग्नोर करो, हम कभी मैप करेंगे ना तो मैं तुम्हें मैप पे नेपाल दिखाऊंगी, क्योंकि अभी इस पर मैंने प्रॉपर बाउंड्रीज वगैरह नहीं बनाई है, तो इस पर ध्यान मत देना। मैंने थोड़ा गलत सलत, क्योंकि इसमें बाउंड्रीज समझ में नहीं आ रही, तो खैर इसको छोड़ आगे बढ़ते हैं। तो देखो, बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अ, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन उस कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर बताता है। मतलब कि वहाँ पे किस टाइप की गवर्नमेंट है, मोनार्की है कि डेमोक्रेसी है कि क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, कि हम वहाँ पे सिटीजन्स को इलेक्शंस करना अलाउड है कि नहीं, वो इलेक्ट कर सकते हैं या नहीं, या फिर कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो खुद चूज कर लेंगे कि लीडर कौन बनेगा। जैसे कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है एक, जो चूज करती है कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, और वो कुछ भी कर सकते हैं, लोगों को अधिकार नहीं है कि वो अपने लीडर्स को चूज करें। जैसे इंडिया में हमें अधिकार है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं, हर कंट्री में ऐसा नहीं होता। तो नेपाल में पहले मोनार्की थी, अब भैया उसको तो हमने बाय बाय कर दिया, और उन्होंने क्या किया, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज करी। ये देखो, एक पार्लियामेंट है ना, संसद, जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके लॉस बनाते हैं। अब यहाँ पे तो पहले सिर्फ ये किंग ही सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अब जैसे हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली तो बाकी इतने सारे लोग मिलके लॉस बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये है डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है ये। यहाँ पे लोगों ने इन रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे भेजा है, यहाँ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के इन लोगों को यहाँ पे भेजा है ताकि वो उनके लिए लॉस फॉर्मुलेट कर सके। तो ये तो एक अलग सिस्टम है ना, तो ऑब्वियसली इस अलग सिस्टम के लिए एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी, जिसके आइडियल्स मोनार्की से अलग हो और डेमोक्रेसी के हिसाब से हो। तो उन्होंने अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और आज भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जा रहा है, क्योंकि यार 2008 में तो आज़ादी मिली थी ना, तो अभी भी वो मतलब 2012 तक आई थिंक उनका कंप्लीट हो गया, तो वो अब भी उसमें चेंजेस होते रहे, राइट। जैसे हमारे इंडिया में हुआ था ना, जब नया नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो बाद में बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई थी, मतलब अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस। तो मतलब नीट, दूसरी नीट क्या है कि वो किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम डिफाइन करता है, और जैसे अगर कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम में कोई चेंज आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने आप बदल जाएगा, सारे रूल्स, सारी रेगुलेशंस भी अपने आप बदल जाएंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, अब हम नेक्स्ट, तो इससे पहले कि हम की फीचर्स के बाद बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट की। ठीक है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करेंगे हम, और हम सेकुलरिज्म की बात करेंगे, और हम फेडरलिज्म की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट की। तो ये बेसिकली वही हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है। तो जब हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे हमारी आज़ादी के लिए, उस टाइम पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को क्या लगा कि जब ये सब खत्म हो जाएगा, जब फाइनली इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स के अंडर इतने सारा जुल्म सहे थे, क्या कह सकते हैं हम, और जैसे ब्रिटिशर्स करते थे ना अपनी मनमानी, उनका जो मन में आता था वो उस लॉ को पास कर देते थे। तो ऐसे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट मतलब जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास सारी पावर्स हो, पावर्स डिवाइडेड ना हो, और लोगों के पास कोई राइट्स ना हो, कोई भी मतलब लोगों के पास हक ना हो कि वो अपने लिए कुछ कर सके, तो ऐसी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के वो खिलाफ थे। तो उन्होंने यही सोचा था शुरुआत से कि जब एक बार हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी तो हमारा इंडिया क्या होगा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, जिसके पास अपना एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जहाँ पे अपना एक सिस्टम होगा, जहाँ पे लोगों को पूरा पूरा मत दिया जाएगा अपना बोलने का। उसके बाद हम फेडरलिज्म और सेकुलरिज्म के बारे में करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। तो ऑब्वियसली इंडियन नेशनल मूवमेंट, अब फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे हमारे आज़ाद हिंद का नारा लग रहा है, एंड यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं जो कि लोगों को सैल्यूट कर रहे हैं। तो ये हमारे सारे क्या है, फ्रीडम फाइटर्स है, और दे आर मेंबर्स ऑफ द आज़ाद हिंद फौज, जो ऑब्वियसली हमारे बोस जी ने जिसका एक तरीके से निर्माण किया था, जिसको बनाया था। तो ये हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट फौज थी जिसने पार्टिसिपेट किया था इंडियन नेशनल मूवमेंट में। ऐसे बहुत सारे लोग थे, भगत सिंह थे,
फिर हमारी बहुत सारे लोग थे ऐसे तो जिन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था ताकि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल सके। तो अब बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं कि आपको तो याद होगा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के वक्त क्या क्या चीज़ें हुई थी। हमारे 1857 में सिपॉय म्यूटिनी हुई थी जिसमें हमारे सिपॉयज ने सबसे पहले आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद फिर हमारा एक बहुत ही खतरनाक कांड हुआ था जलियांवाला मैसेकर जिसमें जलियांवाला बाग में पंजाब में चारों तरफ से गेट एक मतलब वहाँ पे एक जलियांवाला बाग था। तो वहां पे ना क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया बहुत सारे हजारों लोगों को मरवाया था। तो वो इंसिडेंट्स तो आई थिंक सबको पता है एंड इट इज मतलब वन ऑफ द मोस्ट ड्रास्टिक ड्रास्टिक मतलब क्या कहते हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज हुई थी हमारे साथ। तो उसकी मेमोरीज तो हाँ ऑब्वियसली सबको ही सबके मन में ताजा है। तो इसके बाद क्या हुआ था इतनी सारी चीजें हुई थी ना कि भाई हमारे जो भाई हमारा जो ब्रिटिश इंडिया था जब जब हमारा इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर था उस टाइम पे इतनी सारी चीजें होती थी कि जलियांवाला मैसेकर हुआ था सिपॉय म्यूटिनीज हुई थी हर आए दिन लोग लड़ते थे लेकिन ब्रिटिशर्स उनकी सुनते नहीं थे। तो यही सब सुन के ना क्या हुआ कि हमारे जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जितने भी बाकी उनके साथी थे बाकी फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने क्या किया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि बट अम्बेडकर हु हैड एक्चुअली ग्रोन अप इन एन इंडिया विलेज हैड अदर आइडियाज अबाउट द रियल इंडिया। तो बाकी ब्रिटिशर्स तो यही सोच के बैठे थे कि हाँ भाई अब इंडिया हमारी कॉलोनी बन चुका है ये वो लेकिन जो हमारे इंडियन नेशनल फ्रीडम फाइटर्स थे ना उन्होंने सोच रखा था कि इंडिपेंडेंस तो मिलेगी और इंडिपेंडेंस के बाद हम एक वाकई रियल इंडिया को बनाएंगे एक ऐसा इंडिया जहाँ पे डेमोक्रेसी हो और जहाँ पे सबको हक हो कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रख सके और उनका सॉल्यूशन हो सके। ठीक है। तो ये बेसिकली उन्होंने क्या कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मतलब एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। तो इन्होंने क्या किया इन्होंने सोचा था कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाए एक ऐसा फाइनल डॉक्यूमेंट बनाए जो इंडिया की ग्रोथ करे। मतलब उस टाइम पे हमारा इंडिया क्या है बहुत पिछड़ा हुआ था। तो हमारी मतलब जितनी भी प्रोस्पेरिटी थी वो ब्रिटिशर्स ले गए तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। तो इसलिए क्या हुआ उसको वापस रीबिल्ड करने के लिए और एक मॉडर्न इंडिया एक ऐसा इंडिया जहाँ पे ग्रोथ के डेवलपमेंट के काम हो ऐसे इंडिया के सपने देखते थे वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स। तो उन्होंने क्या किया एक फाइनल डॉक्यूमेंट बनाने की सोची। ठीक है। फाइनल डॉक्यूमेंट जो कि मेनली कंसर्न हो ऑफ पीपल वेलफेयर कि लोगों का भला हो लोगों की डेवलपमेंट हो जितने भी पॉवर्टी रिडन पीपल है वो सब पॉवर्टी से ऊपर आ जाए और हमारा इंडिया डेवलप करे। तो ये सारे सपने देखते थे भाई हमारे फ्रीडम फाइटर्स। देखते हैं। तो इसलिए क्या हुआ उन्होंने बना दिया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब इसका जो मेन लीव है ना वो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही रख दी गई थी। उसके बाद फिर हमारी एक जब हमें आज़ादी मिलने वाली थी जस्ट तो उसके 1946 में एक मतलब जो हमें पता मतलब ब्रिटिशर्स ने कह दिया था कि वो 1947 में इंडिया को आज़ादी दे देंगे। तो मतलब आफ्टर सो मैनी मतलब इतनी सारी लड़ाइयों के बाद फाइनली जब हमें मिल गई तो 1946 में क्या हुआ हमने मतलब इसी विचार पे कि हाँ भाई हमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है कि हमारी जो कंट्री होगी एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी और यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो ये सब सोचते हुए क्या किया 1946 में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जिसमें 300 से ज़्यादा मेंबर्स थे और वो अगले 3 साल तक मतलब 1949 तक रेगुलरली मिलते रहे और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उसके बाद फिर इसके हम की फीचर्स पढ़ेंगे। तो इसका जो पहला की फीचर है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विच इट इज फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म क्या होता है। देखो फेडरलिज्म मतलब एक फॉर्म ऑफ फीचर है जिसके अंदर क्या होता है कि एक कंट्री में एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं। ठीक है। एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होती है मतलब कि एक लेवल सिर्फ एक पर्टिकुलर मतलब जैसे होता है ना कि कुछ कंट्रीज में क्या होता है सिर्फ एक अथॉरिटी होती है जो पूरे कंट्री को रूल करती है एक जगह पे बैठे बैठे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी कंट्री में ऐसा होता कि हमारे फेडरलिज्म नहीं होता तो हमारे क्या होता सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती। कोई हमारी स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती कि भाई राजस्थान में किसकी सरकार है ये सब वो सब नहीं होता। और हमारे बस ये होता कि मान लो अगर हमारे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती तो सारी पावर्स स्टेट की पावर्स भी ग्राम पंचायत की पावर्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती
और वही निर्णय लेती, फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे हेड दिल्ली में बैठे हो, लेकिन फिर भी वो पूरे इंडिया को चलाएंगे। तो ऐसा उन्होंने सोचा था कि यार ये तो गलत होगा कि भाई हम किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम राजस्थान में रह रहे हैं, और मान लो हेड ऑफिस हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का दिल्ली में है, तो भाई उन्हें वहां बैठे बैठे कैसे पता चलेगा कि राजस्थान के लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, या फिर मध्य प्रदेश की या फिर केरला के लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो भाई इसके लिए तो हमें जरूरत है ना कि हम गवर्नमेंट को लेवल्स में बांट दे, डिवाइड कर दे, ताकि हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट हो जाए, हर मतलब एक छोटे से छोटे रीजन की अपनी एक लोकल गवर्नमेंट हो, जिससे वहाँ की जो लोकल समस्या है वो सॉल्व हो जाए इजीली और जल्दी। तो इसलिए फेडरलिज्म एक हमारा बहुत ही की फीचर है, जिसमें क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। तो जैसे हमारी कंट्री में भी फेडरलिज्म है, तो हमने क्या किया है, गवर्नमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, ग्राम पंचायत में। तो जैसे हमारे अभी देखिए तो देखो, सेंट्रल में तो हमारी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी पार्टी इज द रूलिंग पार्टी। तो हमारे भाई प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैं, तो उन्होंने मतलब उनकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसके बाद अगर हम स्टेट की बात करें तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट है। जैसे हमारे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ठीक है। और ऐसी ग्राम पंचायत ले लो, तो मतलब आप किसी भी विलेज वगैरह में रहोगे तो वहाँ पे भी लोकली इलेक्शंस होते हैं, और वहाँ पे भी कंटेंडर्स फाइट करके फिर वो ग्राम पंचायत फॉर्म करते हैं, पंचायत समिति एंड ऑल दैट, ताकि वो लोकली पीपल को रूल कर सके, उनकी प्रॉब्लम्स को हल कर सके। तो ये तो होगा हमारा फेडरलिज्म, जिसमें गवर्नमेंट को लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि यार ये जो गवर्नमेंट है, मतलब कोई सी भी गवर्नमेंट हो गई, स्टेट हो गई, ग्राम पंचायत हो गई, या फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, इसको बनाता कौन है, किसने बनाया इसको। तो यार अगर हम बात करें ना, तो देखो इनडायरेक्टली ना हमने ही, मतलब पीपल ऑफ इंडिया ने ही इस गवर्नमेंट को बनाया है, ठीक है। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं। अब देखो, मेनली तो हम कहते हैं कि हमारा तो एक ही लीडर होता है, तो हम, लेकिन क्या होता है ना, इलेक्शंस के टाइम पे हम किसी पार्टी को जिताते हैं, मतलब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड हो जाता है पूरा इंडिया, एंड वहाँ पे वोटिंग होती है। एंड उसके बाद फिर जिस कॉन्स्टिट्यूएंट पे जिस पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर्स जीतेंगे, जिनके पास बहुमत होगी, वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो इनडायरेक्टली हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव चूज करे, हमने खुद चूज करा ना कि हमें बीजेपी की सरकार चाहिए, या हमें इस पर्टिकुलर पार्टी की सरकार चाहिए, और फिर हमने उनको इलेक्ट किया, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव चूज हुए, और फिर जिसके पास सबसे ज्यादा बहुमत थी वो जीत गए। मतलब जिस पार्टी के सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव चूज होते हैं सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से, तो उसके पास बहुमत होती है, और अगर वो पार्टी बहुमत में आ जाती है तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। मतलब जो भी पार्टी इलेक्शन जीतती है, और वो जीतती किसकी वजह से, ऑब्वियसली हम उसे जिताते हैं ना, हम वोट करते हैं उनको, तभी तो वो जीतते हैं। तो इनडायरेक्टली हम गवर्नमेंट खुद की खुद बनाते हैं। तो ये किसकी वजह से, ये है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की वजह से। मतलब कि 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो उनके पास है राइट टू वोट। मतलब वो किस आराम से अपना इंडिपेंडेंटली किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं, एंड दे कैन लेट द पार्टी विन द इलेक्शंस। उसके बाद, और ऐसा फिर क्यों हुआ, मतलब आखिर ऐसा क्यों है कि हम हमें ये अधिकार है कि हम अपनी गवर्नमेंट बनाएं। तो इसके रीजन है कि हमारा वास्ट कल्चर, और हमारी इतने सारे, मतलब हमारा भारत इज नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी, मतलब कितने सारे कल्चर्स है, कितने तरह तरह के लोग हैं हमारे यहाँ, और हमारी पॉपुलेशन भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। इतनी सारी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतने सारे कल्चर वाले इंडिया में, फिर जरूरत पड़ती है कि ना लोग अपने हिसाब से अपनी पार्टीज को चूज करें। मतलब पार्टीज क्या करती है, अपना एजेंडा, अपनी जो भी पॉलिसीज है वो लोगों के सामने रखती हैं। अब भाई लोगों को ये अधिकार हो रहा ना कि उनको कौन सी पॉलिसीज चाहिए अपने हमारे लिए, तो वो सेंट्रल, स्टेट और ग्राम पंचायत के लेवल पे अपनी पार्टीज को चूज कर सकते हैं। जैसे कि जरूरी नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्टी हो वही स्टेट गवर्नमेंट में हो, सबके लिए इलेक्शंस अलग अलग होते हैं। तो ऑब्वियसली हो सकते हैं सेंट्रल पे कोई पार्टी हो, स्टेट गवर्नमेंट पे कोई पार्टी हो, और ग्राम पंचायत पे कोई और पार्टी हो। तो ये क्यों है, क्योंकि हम लोग अलग अलग तरीके से वोट देते हैं, हम पॉलिसीज को देख के वोट देते हैं और गवर्नमेंट चूज करते हैं। तो इनडायरेक्टली वी आर मेकिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और फिर जो भी पार्टी जीतेगी उसको क्या मिलेगा, उसको ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। तो इनडायरेक्टली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
अब हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स. सो दिस इज आवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पहला फीचर था फेडरलिज्म, ठीक है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट लेवल्स ऑफ, मतलब जिसमें हम हमारी गवर्नमेंट को लेवल्स पे डिवाइड कर देते हैं, सेंट्रल, स्टेट या ग्राम पंचायत जो भी है. उसके बाद अब हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर. तो सेपरेशन ऑफ पावर मतलब कि मतलब बेसिकली किसी भी कौन सी पावर्स हो सकती हैं, मतलब किसी जैसे एक हो सकती है लॉस बनाने की पावर, एक उनको एग्जीक्यूट करने की पावर, और अगर फिर कोई गलती करे तो उसको पनिशमेंट देने की पावर. तो ये हमारी 3 पावर्स होती हैं. अब अगर मान लिया जाए कि किसी एक ही इंसान को, कोई एक ही इंसान है, उसे हम ये पावर्स दे दें, ठीक है, वो भाई साहब कोई किंग विंग है, उसको हमने ये तीनों पावर्स दे दी, तो भाई वो तो मिसयूज करेगा ना, उसके पास तो सारी पावर्स हैं. भाई वो कोई सा भी लॉ बनाएगा, कोई सा भी लॉ एग्जीक्यूट करेगा, और जिस उसके हिसाब से जो गलती करेगा उसे पनिशमेंट दे देगा. तो यहाँ पे तो यार इनजस्टिस हो जाएगी. तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या कहा कि वो पावर को सेपरेट कर देंगे, मतलब पावर को डिवाइड कर देंगे बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स. तो हमारी गवर्नमेंट के ना ऐसे 3 ऑर्गन्स हैं, कि हमारी गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स हैं. पहला है हमारा लेजिस्लेचर, दूसरा है हमारा एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है हमारा जुडिशरी. तो समझते हैं एक एक को. सबसे पहले लेजिस्लेचर. तो लेजिस्लेचर क्या होता है, मतलब हमने क्या किया कि इनको बेसिकली हमारा पार्लियामेंट होता है, ठीक है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पे भेजते हैं, फिर वो पार्लियामेंट पे, आपने शायद लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का भी देखना यार, उस पर बहुत अच्छे से पूरे हाउस की कवरेज करते हैं कि क्या क्या एक दिन में होता है हाउस में. तो कभी आपको टाइम मिले, आई थिंक अभी तो नहीं, बट हाँ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आप देख सकते हो, और हमारे संसद में कैसे मतलब पूरा चलता है देश, ये आप देख सकते हो. वहाँ पे कैसे लॉस फॉर्म होते हैं, ये आप कभी देखना. ये काफी फैसिनेटिंग भी और काफी इंटरेस्टिंग भी, कि वहाँ पे लॉस कैसे बनते हैं. तो बेसिकली हमारे लेजिस्लेचर जो होता है ना, वो हमारा पार्लियामेंट होता है. हमारी ये लोकसभा, राज्यसभा, ये सारे अपर हाउस, लोअर हाउस जो भी है हमारे, ये आते हैं हमारे लेजिस्लेचर में. क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे लॉस फॉर्म करते हैं. ये मतलब तुमने देखा ना कि हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, फिर वो अपनी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज की प्रॉब्लम्स को हाउस में रखेंगे कि भाई हमारे यहाँ पानी की दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, एंड वहाँ पे फिर उसके रिगार्डिंग लॉस बनते हैं. तो लेजिस्लेचर का काम है लॉस बनाना. एग्जीक्यूटिव हमारी होती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि जैसे अभी हमारी बीजेपी, मतलब हमारी मोदी सरकार है, तो वो इस वक्त एग्जीक्यूटिव्स हैं, कि जो भी लॉज यहाँ बनेंगे ना, जो भी लॉज ये लेजिस्लेचर बनाएगा ना, वो इसको एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि इसका ढंग से एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और आराम से इसका फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है. तो ये एग्जीक्यूटिव्स है, ये लॉज को एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि अच्छे से ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, किसी की राइट्स तो वॉलेट नहीं हो रही, सब कुछ ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा. नेक्स्ट है हमारी जुडिशरी. जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी का जो भी लॉज, मतलब मान लो यार तुमने देखा होगा ना सड़क पे काफी लोग, जैसे किसी ने नियम तोड़ दिया तो ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ लेते, तो एक तरीके से वो भी एक तरीके से जुडिशरी सिस्टम हो गया. हम चलो समझते हैं, जैसे कि हमने लॉज बनाए कि यार जब भी रेड लाइट होगी तो सारे व्हीकल्स को रुकना पड़ेगा, और जब भी येलो लाइट होगी तो हम फिर गाड़ी को स्टार्ट कर लेंगे और ग्रीन लाइट पे ही चलेंगे, ठीक है. तो ये तो हमारे लेजिस्लेचर ने लॉस बना दिए. एग्जीक्यूटिव ने क्या किया, वहां पे लोग रख दिए कि अब तुम देखो कि एग्जीक्यूशन ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है. तो हमारे पुलिस वालों ने देखा कि हाँ भाई सारे लोग सिग्नल्स का फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे. उसके बाद मान लो किसी बंदे ने लॉ तोड़ दिया, ठीक है, तो उस पर जुर्माना होता है कि भाई तुमने, मान लो उसने रेड लाइट पे गाड़ी चला ली और वो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के भाग गया, तो उसको पुलिस वाले पकड़ लेंगे. तो अब यहाँ पे हमारा जुडिशरी का रोल है, वो उसे पनिश करेगी भाई, उसे जुर्माना लेगी और उसको समझाएगी कि भाई तू आगे से ऐसा मत करना. तो ऐसे ही जो भी लॉस लेजिस्लेचर बनाता है उसको एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करता है, और जो उसे फॉलो नहीं करता उसको पनिश कौन करता है, जुडिशरी. और ये जुडिशरी मेंटेन करती है कि हाँ भाई जो भी लॉज बने हैं वो जनता की राइट्स को वॉयलेट तो नहीं करते, और वो बिल्कुल सही होने चाहिए. तो ऐसे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये तीनों एक दूसरे पे चेक भी रखते हैं. मान लो लेजिस्लेचर ने कोई गलत लॉज बना दिए, तो जुडिशरी फटाक से कह देगी देखो तुमने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉज नहीं बनाया, लॉज को बदलो. तो ऐसे ये अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेंगे. एग्जीक्यूटिव्स कोई गलती कर रहे हैं तो लेजिस्लेचर और जुडिशरी दोनों बोलेंगे कि भाई हमने जो लॉज बनाया तुम उसे ढंग से क्यों नहीं कर रहे. और अगर जुडिशरी कोई गलती करेगी तो ये दोनों बोल पड़ेंगे कि भाई तू गलती कर रहा है या गलती कर रही है जो भी है.
तो ऐसे क्या होगा, हमारे तीनों ही इक्वल पावर्स है इनके पास, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, जैसे एक सीधी लाइन पे सारे पॉइंट सेम होते हैं, इनके पास भी सिमिलर पावर्स है, सिमिलर अथॉरिटी है। इसलिए क्या करते हैं, ये एक दूसरे पे चेक रखते हैं कि अगर कोई एक गलती करेगा तो दूसरा उसे सही करेगा, तो इस वजह से कोई मतलब गलती होने के चांसेस बहुत निल हो जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा टॉपिक। नेक्स्ट इज हमारा फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स में हमारी फंडामेंटल राइट्स पे आती हैं। फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर गिवन टू द सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्री। तो जैसे हमारे पास हमारी ये 6 फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि हमें फंडामेंटल राइट्स मिली है। ये वो राइट्स है जो कोई वॉलेट नहीं कर सकता, ना ही लेजिस्लेटिव इन्हें वॉलेट कर सकता है, ना जुडिशरी, ना एग्जीक्यूटिव, ना कोई भी अथॉरिटी। इंडिया में जितनी भी अथॉरिटी है वो इन लॉज को ना कभी भी नकार नहीं सकती है, इन राइट्स को कभी नकार नहीं सकती है। अगर हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है फॉर एग्जाम्पल, तो लेजिस्लेटिव कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जिससे वो वॉयलेट हो, कि भाई मान लो इक्वालिटी है ना, तो उन्होंने कोई ऐसा बिल पास कर दिया कि सिर्फ हिंदू लोग ही ये काम कर सकते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। जुडिशरी भाई सवाल उठा देगी कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसे हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या करती हैं, हमारी प्रोटेक्शन करती हैं, हमारी प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनजस्टिस, कि अगर कोई पावर अपनी एक्सरसाइज करने की कोशिश करे या फिर कोई गलत सलत करना चाहे हमारे साथ, तो वो नहीं कर सकता, वो हमारी राइट्स को वॉलेट नहीं कर सकता। तो फंडामेंटल राइट्स हमारी एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमारी इज्जत भी बढ़ाती है उनके सामने, और हमारी अपनी अथॉरिटी भी रहती है कि हाँ हमारे साथ ऐसे कुछ गलत कर नहीं सकता है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज हमारा सेक्युलरिज्म। ठीक है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, सेक्युलरिज्म इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। इसका मतलब सेक्युलरिज्म क्या होगा कि सेक्युलरिज्म में होता है कि किसी भी रिलीजियस बेसिस पे कंट्री में भेदभाव नहीं होगा। हमारा इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। अच्छा, यहाँ पे मैं स्टेट क्यों यूज कर रही हूँ, कि स्टेट रिप्रेजेंट्स कि मतलब ये जो तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, इन सबको मिला के एक पूरी पॉलिटिकल अथॉरिटी हो गई, कोई पॉलिटिकल बॉडी हो गई, उसको हम स्टेट कहते हैं। गवर्नमेंट और स्टेट में आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है कि गवर्नमेंट का मतलब तो एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव हो गया, कि वो भाई एग्जीक्यूट करती है लॉ को, लेकिन एक पॉलिटिकल अथॉरिटी में तीनों ही काम होते हैं। अब गवर्नमेंट तो चेंज होती रहती है, लेकिन पॉलिटिकल अथॉरिटी चेंज नहीं होती। जैसे इंडिया है, इंडिया के लोग हैं, और इन सब से ही हमारी एक पॉलिटिकल अथॉरिटी बनी है, तो इंडिया एक पॉलिटिकल अथॉरिटी है। अब ये थोड़ी चेंज होगी, लोग तो हमेशा ही रहेंगे ना, है ना। तो इसलिए अब सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि हमारे रिलीजियस बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अब इंडिया हमारे एक सेक्युलर स्टेट है, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ये सारे धर्मों को इक्वली ट्रीट करता है। अब चाहे कोई भी धर्म हो, कि सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करता है और उन्हें इक्वली जस्टिस देता है। तो अगर कोई धर्म किसी पे हावी होने की कोशिश करता है, तो उन्हें उसी वक्त स्टॉप करता है, उन्हें पनिश करता है कि वो आगे से ऐसा ना करे। तो इट इज व्हाट सेक्युलरिज्म, कि सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाए, किसी एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से ऊपर नहीं माना जाए। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉस और बिफोर द जस्टिस। तो ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो सबको सेम लॉज भी ऐसे ही होंगे कि सेक्युलरिज्म का पालन हो, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनेगा जिससे किसी की रिलीजियस भावनाओं को ठेस पहुंचे या किसी की रिलीजन खिलाफ हो। तो इसलिए सेक्युलरिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, ताकि हमारी डाइवर्सिटी मेंटेन रहे। ठीक है, तो कोई भी स्टेट सिंगल रिलीजन को हमारा प्रमोट नहीं करता है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वली। तो आज गाइस हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। तो एक बार आप चैप्टर की रीडिंग कर लिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी हो, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।